नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों की उलझनों को सुलझाएंगे। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से और अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमारे साथ तीन और मेहमान होंगे। हमारे साथ किरीट भंसाली होंगे, चेयरमैन है जीजे ईपीसी के, और मंगेश चौहान होंगे, एमडी हैं स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के, और साथ ही आगे महेश पलावत भी होंगे स्काईमेट से। उनसे हम समझेंगे मौसम का हाल। चलिए, तो ये सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं दर्शकों के सवालों के साथ, क्योंकि सोने चांदी को लेकर काफी सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल है राघव झा का। क्या सोने चांदी को लेकर आउटलुक क्या है, किस भाव पर एंट्री करें, और जिस तरह की उठापटक दिख रही है, अच्छी तेजी 2 दिनों की रैली के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली, और आगे का क्या आउटलुक है? मानव बताइए, क्या राय देंगे इनको? राघव जी के लिए क्या सलाह है? गोल्ड का आउटलुक आपका? जी नमस्ते विष्णु जी। मेरे ख्याल से सोने में अगर बात करें तो बिल्कुल अभी भी आउटलुक तेजी का ही है, बायो एंड डिप्स का है। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशन अभी भी मैं रेफर करूंगा सोने चांदी दोनों में, क्योंकि ये बहुत बड़ी गिरावट के बाद फिर से एक बार जो रैली शुरू हुई है वो ये देखना जरूरी होगा कि ये रिलीफ रैली है कि सस्टेनेबल बेसिस पे फिर से शुरू हो गई है। क्योंकि $3400 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कॉमेक्स में। अगर $3400 के ऊपर जाता है सोना, तो फिर से एक बार वो $100 का जो गैप है, जो ऑल टाइम आया था $3500 का, वो फिर से एक बार कवर हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। लेकिन $3400 के ऊपर जाना जरूरी है। सिमिलरली सिल्वर में भी, चांदी में भी 97,000 97,500 का जो ऊपर का जोन है डोमेस्टिक फ्रंट पे, वो निकलना जरूरी है। हम काफी करीब उसके हैं, उसके ऊपर जाके भी फिर से हम वापिस आए तो बिल्कुल कुछ कुछ रेजिस्टेंसेस हैं। और सबसे बड़ा जो कॉशन है वो आज फेड की मीटिंग और वीकेंड में यूएस और चाइना की ट्रेड की मीटिंग, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ सकते हैं, पोटेंशियल वोलेटिलिटी ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक है आज देर रात भारतीय समयानुसार फेड का फैसला आएगा, वो काफी अहम है। और साथ ही जो यूएस और चीन के अधिकारियों की जो बैठक होगी इस हफ्ते, वो भी काफी अहम होगी। हमारे साथ दो और मेहमान हैं, दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं, उनसे समझ लेते हैं इस मार्केट को। हमारे साथ किरीट भंसाली जी हैं, चेयरमैन है जीजे ईपीसी के, और मंगेश चौहान है, एमडी है स्काई गोल्ड के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। किरीट सर, सबसे पहले आपसे मैं शुरुआत करूंगा। भारत ने यूके के साथ एफटीए डील की है, इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री को कुछ फायदा होगा क्या? यूके कितना बड़ा कंज्यूमर है आपकी इंडस्ट्री के लिए सर? बहुत जबरदस्त फायदा होगा। $1 बिलियन का ट्रेड हमारा जो हो रहा था, आने वाले 3 से या 5 साल में वो ट्रिपल होएगा। 3 बिलियन तक की उम्मीद है हमारी। और जो यूके की ज्वेलरी मार्केट में जो डिमांड है, आपने अभी देखा होगा, तो वहां पर भी बहुत भारी संख्या में इंडियंस और ये हमारे आसपास के कंट्री के लोग रहते हैं। हमारे रिटेल क्षेत्र से कल्याण और मलबार ने 3-3 शोरूम सिर्फ लंदन में खोले हैं। और अभी जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग सूरत और जयपुर में हो रहा है वो वर्ल्ड क्लास हो रहा है। टॉप रिटेल ब्रांड की बहुत सारे लोगों की नजर लंदन और यूके मार्केट पर है। आने वाले दिनों में आदित्य बिरला भी वहां पर खोल सकते हैं। और जो डिमांड आ रही है यूके से और जो एफटीए का फायदा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है 3 से 5 साल में ये एक्सपोर्ट 1 बिलियन से 3 बिलियन तक पहुंचेगा। पॉजिटिव खबर है सर आपकी इंडस्ट्री के लिए, और एक बड़ा मार्केट आप तलाश भी रहे थे यूएस के बाहर, जो इतना आपका वैकल्पिक मार्केट वाला, कि यूएस अभी भी काफी बड़ा मार्केट है। तो वहां पर ट्रेड जो को लेकर जो नेगोशिएशन का जो राउंड चल रहा है, उस पर क्या अपडेट है सर? क्या मामला सुलझा, और किस ड्यूटी स्ट्रक्चर के साथ सुलझा, और उसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, वो अपडेट बता दे सर। में अभी इट्स टू अर्ली टू डू एनी कमेंट। मगर हाल ही में मैं हमारे आदरणीय कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के साथ जो डेलीगेशन लंदन में गया, उसमें मैं उनके साथ था। और यूएस के साथ भी ऑलमोस्ट फाइनल राउंड पर है।
और हम उम्मीद रखते हैं जैसा ब्रिटेन के साथ हुआ वैसा ही यूएस के साथ भी हम डील करेंगे करते हैं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री का काफी एक बड़ा चंक वहां पर आता है और ये डील होगी तो इंडस्ट्री को पूरा फायदा होगा। चलिए सर, अब आगे कुछ और बात कर लेते हैं। आज फेड की बैठक के आउटकम भी आने वाले हैं। क्या लग रहा है सर, गोल्ड को लेकर किस तरह की चाल रहेगी, क्योंकि कई सारी अनसर्टेनिटी है मार्केट में। फेड के आगे के फैसले क्या होंगे, अब जियोपॉलिटिकल कंसर्न इतना ज़्यादा है, भारत पाकिस्तान के साथ जो तनाव है वो तो है ही, खाड़ी देशों में भी तनाव चल रहा है, ऊपर से टैरिफ का जो कंसर्न है, टैरिफ पॉलिसी को लेकर जो अनसर्टेनिटी है, लगातार बयान जो ट्रम्प बदलते रहते वो चिंता है। इन चिंताओं के बीच में क्या गोल्ड में जो रिस्क प्रीमियम मिल रहा है वो क्या आगे भी जारी रहेगा किरीट भाई? गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखो, डोमेस्टिक डिमांड देखो, और तो रिसेंटली आपने देखा होगा तो चाइना ने भी किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बाइंग किया, तो फिलहाल मुझे गोल्ड में कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है। सर, चांदी किस तरह से आपको प्लेस दिख रही है? क्या चांदी बेहतर स्थिति में है? और चांदी क्या जी चांदी बहुत बेहतर स्थिति में है। उनके जो एक्सपर्ट है वो ज्यादा बता पाएंगे, मगर मुझे लगता है चांदी एक जो लिमिट है वो क्रॉस कर चुकी है। मुझे आगे और चांदी पे ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है। चलिए मंगेश जी से भी पूछ लेते हैं। मंगेश जी, किस तरह की डिमांड है? ऊंचे भाव पर डिमांड क्या कम हुआ या ठीक ठाक डिमांड अभी भी है? ऊंचे भाव पर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं। 100% डिमांड इज गुड इनफ, बट इन्वेंट्री शिफ्ट हुआ है, वेट शिफ्ट हुआ है। जैसे कोई 10 ग्राम्स की ज्वेलरी ले रहा है वो 8 ग्राम्स पे जा रहा है, 15 ग्राम्स वाला 13 ग्राम्स पे जा रहा है, तो 10-15% वॉल्यूम में चेंजेस आए हैं। बट अगेन नंबर ऑफ पीसेस बढ़ रहे हैं, तो वी आर एज ए मैन्युफैक्चरर एबल टू सस्टेन द वॉल्यूम एंड टू बी गुड। बट अगेन इन्वेंट्री शिफ्ट बहुत सारा आया है, तो 20 ग्राम्स लेने वाला 15 ग्राम्स ले रहा है, 15 ग्राम लेने वाला 13 ग्राम ले रहा है, तो उसका बजट रुपीज वाइज फिक्स है, वॉल्यूम में वो चेंज कर रहा है। तो डिमांड अक्षय तृतीया की ठीक ठाक है, और आगे भी सीजन्स है, वेडिंग सीजन्स भी है, तो वी आर हमारे अभी अक्षय तृतीया के ऑर्डर जस्ट कंप्लीट हुए और आगे भी जो सीजन है उसके लिए ऑर्डर शुरू हो गए। तो एज ए मैन्युफैक्चर लेवल पे ऑर्डर बैक होता है, तो वी आर बैक विद ऑर्डर। रिटेल लेवल पे इन्वेंट्री शिफ्ट 100% है, बट अगेन ये रेट बढ़ने से फेथ लेवल कंज्यूमर्स का बढ़ा है। आप देखिए 6-7 साल पहले जिस कंज्यूमर ने 30-35 हजार पे गोल्ड लिया था, आज उसको ट्रिपल अमाउंट आ रहा है मेकिंग चार्ज कट करने के बाद भी। तो शॉर्ट टर्म रेट्स का 1 लाख का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत है, बट लॉन्ग टर्म आप देखिए तो कस्टमर का फेथ लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है, और उनको ये विश्वास है कि हमने जो खरीदी या परचेसेस किए लास्ट 10 साल में, इट वॉज फ्रूटफुल एंड वर्थफुल, और आगे भी हम बाइंग शुरू रखेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जिस तरह की तेजी दिखी है तो डेफिनेटली उनको फायदा तो हुआ ही है। डायमंड मार्केट के बारे में बताइए, क्या यहाँ पर डिमांड पिकअप हुआ है? ऊंचे गोल्ड भाव से फायदा क्या डायमंड को मिला है मंगेश जी? श्योर, हम लोग जैसे डायमंड ज्वेलरी भी मैन्युफैक्चर करते हैं, लैब्रोन डायमंड ज्वेलरी भी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो नेचुरल डायमंड्स का सेल्स इस क्वार्टर में थोड़ा बढ़ता दिख रहा है 10 से 12% से, बिकॉज गोल्ड के रेट बढ़े हैं, तो डायमंड में 50% वैल्यू डायमंड का आ जाता है, तो गोल्ड का इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो अगेन उनके कस्टमर्स थोड़े बड़े हैं और उनका वॉल्यूम्स भी बड़ा है। गोल्ड के कस्टमर डिफरेंट है, नेचुरल डायमंड्स के भी डिफरेंट है, तो उसमें ग्रोथ आई है। और लैब ग्रोन डायमंड्स भी एक विकल्प है जो अभी अच्छे लेवल पे चल रहा है। अगेन वो नेचुरल डायमंड के लेवल पे नहीं है, बट उसकी भी सेल्स बढ़ी है, बिकॉज उसमें भी गोल्ड का पार्ट कम हो जाता है और लैब ग्रोन डायमंड की वैल्यू कम है, तो ये दोनों का सेल्स थोड़ा बढ़ रहा है। नेचुरल डायमंड ज्यादा बढ़ रहा है सेल्स, लैब ग्रोन अपने लेवल से और अपनी स्पीड से धीरे धीरे पिकअप हो रहा है। क्रिस सर, आपसे मेरा एक सवाल होगा एक्सपोर्ट को लेकर, डायमंड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी या बाकी अन्य ज्वेलरी, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एक्सपोर्ट में फिलहाल, और क्या लोगों की डिमांड ज्यादा है? क्या ऊंचे भाव से एक्सपोर्ट मार्केट पर भी असर हुआ है क्या गोल्ड की डिमांड को लेकर? डेफिनेटली गोल्ड की वजह से प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में एक्सपोर्ट पर असर हुआ है। मगर मैं डायमंड की बात करूं तो इफ आई कंपेयर विद 2024 अप्रैल, मैं अभी डेटा देख रहा था, वी हैव सीन 4% ग्रोथ। गए साल के मुकाबले 4% लूज डायमंड की एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। ओके, तो आप क्या लग रहा है सर, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है, डायमंड के दाम आगे बढ़ने वाले हैं क्या? 4-5% की तो ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, क्या आपको लग रहा है बड़ी ग्रोथ, बड़ी तेजी भी की उम्मीद रखनी चाहिए? बड़ी तेजी नहीं दिख रही, मगर डिमांड दिख रहा है। और ये स्पेशली जब तक यूएस का एफटीए और टैरिफ क्लियर नहीं होता है, तब तक उसमें एक्सपोर्ट में भी मई महीना में थोड़ी गिरावट आ सकती है।
मगर आगे मैंने जैसे बताया कि वी आर वेरी क्लोज विथ यूएस, एफटीए बहुत जल्दी हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि इंडिया के जेमिकल सेक्टर के लिए कुछ अच्छा ही मैसेज आवे। सर आखिरी सवाल क्रिस सर, ये बहुत सारे डायमंड यूनिट को लेकर इश्यूज हो रहे हैं कि कहा जा रहा है कि उनकी डिमांड कम है, इंटरनेशनल जितने सारे चैलेंजेज है, कई सारे यूनिट सूरत में बंद भी हुए हैं, क्या अभी भी वो चैलेंजेस बने हुए हैं और आगे खत्म होने की उम्मीद है? आपके पास पूरी गलत इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बताऊं, एज फार एज द कैरेट इज कंसर्न, गए साल के मुकाबले में हमने लैब-ग्रोन डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग 3 गुना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख कैरेट बन रहा था तो 3 लाख कैरेट बन रहा है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल डायमंड में जो एक्सपोर्ट में गिरावट है उसकी भरपाई लैब-ग्रोन डायमंड कर रही है। तो मैं हाल ही में सूरत में था, कोई इतना लेबर जो वर्कफोर्स है उसको कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। को आपका कहना है कि यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ? इस तरह की खबरें आई थी कि काफी वहां पर छटनी हुई है, कई सारे यूनिट्स बंद हो रहे हैं, डिमांड कम है। नहीं नहीं, बिल्कुल एट प्रेजेंट तो नहीं हुआ है। आगे चलते हो सकता है, अगर टैरिफ के जरिए यूएस में टैरिफ लगे और वहां एक्सपोर्ट हमारा डाउन हो जावे तो नेचुरल डायमंड में डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कम हो सकता है। मैंने वैसे बताया, वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जैसा ब्रिटेन के साथ एफटीए हुआ वैसा यूएस के साथ होने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं उस तरह की एफटीए हो जाए और पूरी इंडस्ट्री बेहतर तरीके से ग्रो करे, यही उम्मीद है। शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का, मंगेश जी आपका, क्रिस जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बताया कि इंडस्ट्री के अपडेट्स क्या है, किस तरह की डिमांड है और आगे क्या उम्मीदें आप लोग लेकर चल रहे हैं। चलिए, कॉलर शो है, बहुत सारे दर्शकों के सवाल जमा हो गए हैं, एक एक करके हम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे अगले दर्शक है अरविंद जैन है, जिन्होंने सवाल भेजा है कि चांदी में आगे कितनी तेजी की उम्मीद है। अमित जी, अमित खरे साहब, आप बताइए आपकी राय क्या है इनके लिए, अरविंद जैन के लिए। अगर 2-4 दिन की हम बात करें तो विष्णुमोहन जी, मेरे को लगता है 98,500 99,000 के आसपास के भाव जो है चांदी में देखने को मिल सकते हैं। बट अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, अगर ये महीने 1.5 महीने की बात करते हैं, तो मेरे को लगता है 1,05,000 के आसपास के भाव भी चांदी में देखने को मिल सकते हैं। इसका बेस प्राइस जो है वो 94 के आसपास तक होना चाहिए। ओके, अगले दर्शक है संदीप शाह हैं मुंबई से, कॉपर में खरीदारी करें या बेच दे, क्या सलाह है, खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए कॉपर को? मानव। मेरे ख्याल से विश्वनाथ जी, कॉपर में बिल्कुल जान अभी है, लेकिन जो स्टीम, जो पेस आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आ नहीं रही है। आज सुबह भी चाइना ने जो आरआरआर कट अनाउंस किया है स्टिमुलस मेजर के, उसके बाद भी डिलेड इम्पैक्ट एसेस नहीं दिखा है। तो मेरे ख्याल से 860 तक एक बार कॉपर जा सकता है, 860, लेकिन 860 के ऊपर अगर नहीं टिकता है तो वहां से एक बार सेल कर सकते हैं, एक बार बेच सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ राकेश जैन हैं, सागर एमपी से, कच्चे तेल में 2 लॉट 4,935 के भाव पे खरीदारी की है, क्या करना चाहिए? अमित जी। ये आज के लिए रखे हुए हैं तो 5150 रुपए का इनका टारगेट रहेगा, बट ओवरऑल अगर एक्सपायरी तक ये वेट कर सकते हैं तो मेरे को लग रहा है 5300-5400 के भाव भी इनको देखने को मिल सकते हैं। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 4950 के एसएल के साथ ये बने रहे। समीर है अगले दर्शक, नेचुरल गैस और सोने में आज की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे थे। अमित जी, गोल्ड पर भी और एनजी दोनों पर दीजिए। एनजी तो आज काफी तेज है। बिल्कुल, गोल्ड में देखिए मोमेंटम काफी तेज है। कल और परसों हमने काफी अच्छी जो है रैली देखी। आज मामूली सा करेक्शन है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेडिंग के लिहाज से गिरावट पर खरीदारी का ही ट्रेंड जो अपनाना चाहिए। एंट्री पॉइंट आज के जो है वो 96,800 के हैं। 96,800 जून वायदा गोल्ड अगर मिलता है इवनिंग सेशन में डेटा के टाइम पे तो खरीदारी करें। 97,700 रुपए का टारगेट रखें। नीचे में 96,500 रुपए का स्टॉप लॉस है। इंट्राडे का ट्रेड है। एनजी की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है 360 के आसपास इसमें एक बिकवाली का ट्रेड अपनाया जा सकता है। 360 के आसपास मई वायदा एनजी बिकवाली करें। 311 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 295 तक के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है रवि शाह हैं, सोना $4,000 के पार कब तक जाएगा? गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी कि 2026 के मध्य तक कॉमेक्स पर गोल्ड $4,000 के पार निकल सकता है। एक्सट्रीम केस में तो इसी साल के अंत में उनका जो टारगेट था $4,500 का था, लेकिन उन्होंने $4,000 का नॉर्मल केस में टारगेट अगले साल के लिए दिया है। आप बताइए मानव जी, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है गोल्ड को लेकर?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से $4,000 की उम्मीद काफी ज्यादा मार्केट में बढ़ गई है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बैंकर्स, जैसे आपने कुछ नाम लिए, उन्होंने बिल्कुल 4,000 और उससे ऊपर के टारगेट लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो अब डिप आ रही है एक दो हफ्ते में, एक आध महीने में, वो डिप थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है, और लंबी तेजी के लिए ये डिप जरूरी भी है। तो $4,000 शायद ये साल नहीं, पर एक टाइम लिमिट देना मुश्किल है, बट शायद अगले साल तक देखने मिल सकता है। हमारी रिपोर्ट के हिसाब से हमें लग रहा है कि एक साल के हिसाब से $3,700 के आसपास भाव आ सकते हैं। यश गुप्ता हैं, 97,000 रुपए के भाव पर सोने में खरीदारी कर सकते हैं क्या? यानी करेंट भाव के आसपास खरीदारी करें क्या अमित जी? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन शाम के डेटा जो रात को जो फेड के डिसीजन है उनका खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। तो कैरी ट्रेड ना करें, अगर रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल खरीदारी करें। 96,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में 97,700 तक के भाव जो है देखने को मिल सकते हैं। फेड के डिसीजन आने से पहले इस पोजीशन को काट ले, ये सलाह अमित जी की है। 96,500 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे, 97,700 का टारगेट रखे। अगर उससे पहले भी टारगेट ना आए तो भी आप निकल जाए, ये अमित जी की सलाह है। नितिन है कानपुर से, 87,300 के भाव पर 50 लॉट चांदी में खरीदारी की है। जी बताइए क्या करना चाहिए इनको, नितिन जी को? जी मेरे ख्याल से चांदी में ओवरऑल बिल्कुल ट्रेंड, जैसे अमित जी ने भी बताया, ऊपर का ही है। नीचे का बेस मेरा भी 94,000 का रहेगा। जब तक वो लेवल नहीं ब्रेक होता है तब तक ओवरऑल व्यू बाय ऑन डिप्स का ही है। मेरे ख्याल से जिस हिसाब का अगर आप देखेंगे, भाव जो है बहुत नीचे का है। आज फेड की मीटिंग भी है, तो एक बार आज इवनिंग सेशन यूएस मार्केट खुलने लगे हैं, तो भाव कैसा आ रहा है उसके हिसाब से एक बार ट्रेंड देख सकते हैं। बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है इमीडिएट। जब तक 94,000 के ऊपर है तब तक होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट मुझे लग रहा है 97,500 आ सकता है। अगर उसके ऊपर नहीं टिकता है तो पार्शियली एग्जिट की सलाह रहेगी। ओके, चलिए आज मुंबई में बारिश हो रही है, कल रात को भी बारिश हुई थी। हालांकि ये प्री मानसून बारिश है, लेकिन मानसून की चाल कैसी है, कहां तक पहुंचा, कब एंट्री हो सकती है, ये बातचीत आज कर लेते हैं। हमारे साथ महेश पलावत साहब है, साइंटिस्ट हैं स्काईमेट से। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, आमतौर पे मुंबई में मई के महीने में और शुरुआती मई के पहले ही हफ्ते में इस तरह की बारिश बहुत कम, रेयर दिखती है। कल रात को भी बारिश हुई थी, आज भी है। क्या हुआ है सर, मौसम में कुछ बदलाव हुआ है क्या? जी हाँ मिसबा जी, अभी जो बदलाव है वो पूरे इंडिया में दिखाई दे रहा है। और 1 मई से लेकर के ये 15 मई तक पूरे भारत में लगभग हर राज्य में बारिश हो रही है। और ये बहुत कम देखने को मिलता है। खास करके प्री मानसून गतिविधियां तो उत्तर भारत में होती हैं, लेकिन ये जो पूरे भारत में हो रही है, पूर्वी भारत, यहाँ तक कि गुजरात में 14 लोगों की जान चली गई, इतनी ज्यादा भारी बारिश हुई है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में हुई है। और मुंबई में भी ये जो वेदर एक्टिविटी हुई है, ये एक कह सकते हो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा साउथ में आ रहे हैं एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो राजस्थान के ऊपर है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो उसका इम्पैक्ट ये मुंबई पर भी अगले 2-3 दिनों तक थंडर स्टॉर्म या जो लाइट रेन के रूप में दिखाई देगा। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनयूजुअल वेदर है, तो मई के महीने में बहुत कम देखने को मिलता है। जी, 2-3 दिनों तक और भी आपको ये जो ड्रिजलिंग हो रही है, थोड़ी बहुत जो बारिश हो रही है, लाइट रेन है, ये 2-3 दिनों तक और भी दिख सकता है। सर, अब बात करते हैं मानसून के एंट्री की। कहा जा रहा है कि एक हफ्ते पहले मानसून दस्तक दे सकता है दक्षिणी अंडमान में। क्या इसका असर केरल में भी पहुंचने में होगा? केरल में भी जल्दी मानसून पहुंच सकता है, या वो कहना भी जल्दबाजी होगी? वो कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो अंडमान का सिस्टम है वो अलग होता है। और उसके बाद जो क्राइटेरिया होता है, जो मेन लैंड है हमारा, मतलब आप कह सकते हो कि जो जिसको बोलते हैं 1 जून से दस्तक दे देता है केरल में, तो उसके लिए कई क्राइटेरिया होते हैं। यहाँ पर तो अंडमान में तो जैसे ही बारिश जोर पकड़ती है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन 1 जून को जो है कि विंड फ्लो होना चाहिए 600 हेक्टापास्कल तक, वेस्टर्ली होना चाहिए, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का क्राइटेरिया है। 3-4 क्राइटेरिया है। और जो 15 स्टेशन केरल और जो कर्नाटक में एयर मार्क किए गए हैं, उसमें से कम 10 स्टेशन में लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर या ज्यादा बारिश होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अंडमान में चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, उसका ये जो है इम्पैक्ट इसके जो मेन मानसून जो आता है 1 जून को, उसके ऊपर नहीं दिखाई देता है। जी,
महेश जी, आपने वक्त निकाला और पूरी स्थिति साफ कर दी। 2 से 3 दिनों तक मुंबई में भी लाइट रेन और इस तरह के थंडर स्टॉर्म देखने को मिल सकते हैं, और ये कल रात से भी हम देख ही रहे हैं, और मौसम चेंज हुआ है। और साथ ही देश के कई सारे ऐसे ही हिस्से होंगे जहां पर 1 मई से 15 मई तक अलग अलग दिनों में वहां पर थोड़ी बारिश, कहीं ज़्यादा बारिश हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। मानसून की बात हुई है तो ग्वार से शुरुआत कर सकते हैं। 30-30 सेकंड में जवाब दीजिएगा अमित जी, वक्त कम है। ग्वार पे बताइए, तेज गिरावट के बाद आज रिकवरी दिख रही है, टिकाऊ है? बिल्कुल, मेरे को लगता है एक बेस क्रिएशन हो रहा है। अगर हम ग्वार शीट की बात करें तो ग्वार शीट जून वायदा 5000 के आसपास जारी करें। शॉर्ट टर्म में एक हफ्ते में मेरे को लग रहा है 5200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 4880 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ग्वारगम में 93 जून वायदा खरीदारी का लेवल है। 97 का शॉर्ट टर्म का टारगेट रखें, लगभग एक हफ्ते का। स्टॉप लॉस 9100 रुपए का लगाना है। जीरा और धनिया काफी गिर गया है, एक्सपोर्ट की चिंता भी हो रही होगी जिस तरह के माहौल है अभी। क्या लग रहा है आपको, जीरा और धनिया खरीदना चाहिए क्या? धनिया में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। खरीदारी में मसालों में हल्दी पहले नंबर पर रखूंगा। खरीदारी का इसका जो पॉइंट है जून वायदा 13800, 15000 रुपए का 1 वीक का टारगेट है। 13400 का एसएल है। वहीं पे जीरा भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, सेकंड नंबर पे जीरा आएगा। जून वायदा जीरा 21300 400 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट रखा है शॉर्ट टर्म का 23000 रुपए का, 20800 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। धनिया वायदे में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जून वायदा धनिया मेरे को लग रहा है 7100 के आसपास तक आ सकता है। 7100 का भाव अगर स्क्रीन पे दिखता है तब जाके इसमें कहीं डिमांड निकलती हुई आएगी। एग्री मार्केट की, मानसून की बात हो गई है, अब बात करते हैं कुछ और दर्शकों के सवालों की। सागर कुमार है देवघर से, चांदी का भाव कितना नीचे आ सकता है? माना बता दीजिए इनको। तो मेरे ख्याल से विश्वमन जी, जैसे हमने बात की 94,000 का एक जोन है। अगर यहाँ से गिरावट आती है, जो 97,000 का रेजिस्टेंस अगर नहीं निकाल पाता है 97,500 का, तो शायद पॉसिबिलिटी 94,000 का सपोर्ट एक बार टेस्ट करने आए और वहां से वापस एक बार बाइंग हो सकती है। अगले दर्शक हमारे साथ नरेश कुमार है चेन्नई से, गोल्ड मिनी की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। और भूपेंद्र बंसल है 94,000 के भाव पर सोने को बेच रखा है, क्या करना चाहिए मानव? मेरे ख्याल से गोल्ड मिनी और मेगा में ज्यादा विश्वनाथ जी फर्क नहीं है। अगर आप भाव में देखेंगे 200 रुपए का फर्क है, तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि अगर 96 900 950 के आसपास आता है तो गोल्ड में बाइंग की जा सकती है। बिल्कुल 96 600 का स्टॉप रहेगा, 97 600 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म का व्यू है तो जितनी डिप्स आती है स्टैगर्ड वे में बाइंग की जा सकती है, एक साथ एक ही ट्रेड में ना ले। और इंट्राडे है तो जैसे अमित जी ने भी कहा कि फेड के डिसीजन के हिसाब से हेज करके जाए या फिर एक बार एग्जिट करके जाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। सेकंड में अमित जी, 94,000 पे भूपेंद्र जी ने सोना बेच रखा है, क्या करे 10 सेकंड में? बिल्कुल एग्जिट हो जाना चाहिए। 97 के आसपास का भाव है, क्लियरली एग्जिट होना चाहिए। ओके, एग्जिट की सलाह। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, वक्त दिया, दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी फटाफट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।